गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बच्चों अच्छे ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इसका अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड की परीक्षा में ये हर बार लगभग आता है, यहाँ से प्रश्न आते हैं और आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखें, कहीं स्किप ना करें, पूरी बातें आप अच्छे ढंग से समझें और उसको कॉपी और पेन लेके बैठे, जो भी जरूरत हो वहां पर आप उसको नोट करते जाइए। तो बच्चों, जैसा कि टॉपिक है आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, तो इसमें आया है शब्द अपवर्तन। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है, कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराती हैं, किसी दर्पण से टकराती हैं, तो क्या होता है कि वो टकराने के बाद क्या होता है, अपवर्तित हो जाती हैं। तो अपवर्तन तो हमने पढ़ा है, इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा किया है अलग अलग वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो अपवर्तन तो जानते हैं, लेकिन एक नया शब्द इसमें आ गया है, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लें कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म बच्चों क्या होता है, कांच का एक ऐसा समांगी और पारदर्शी माध्यम होता है। क्या होता है, कांच का एक समांगी और पारदर्शी माध्यम होता है, जिसमें क्या होता है कि समतल क्या होता है, समतल पृष्ठ होता है। और समतल पृष्ठ जो होते हैं वो किसी न किसी कोण पर जो होते हैं वो झुके होते हैं। कहने का मतलब जो प्रिज्म है वह एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, जिनके समतल पृष्ठ किसी न किसी कोण पर झुके होते हैं। यहाँ पर मैंने नोट कर रखा है कि यह यानी प्रिज्म समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो किसी कोण पर समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। आइए चित्र से समझते हैं, ज्यादा बातें आपको समझ में आएंगी कि क्या होता है। देखिए, प्रिज्म जो होता है बच्चों, कांच का कुछ इस तरीके का एक कांच का एक टुकड़ा जैसा होता है, और ये उसका एक फ्रंट हिस्सा हम यहाँ पर बना रहे हैं। चूंकि पूरे प्रिज्म को यहाँ बनाना संभव नहीं है, चूंकि प्रिज्म जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, और ये जो आपका चित्र बना है, ये आपका बोर्ड जो है ये 2 डायमेंशनल है। तो प्रिज्म को यहाँ पर ड्रा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो प्रिज्म होता है उसका एक पार्ट जो होता है वो इस तरीके का होता है। तो आप इसको प्रिज्म समझें कि ये प्रिज्म जो है ये क्या होता है, ये कांच का बना होता है, और कांच का होता है और पारदर्शी होता है। मतलब प्रकाश की किरण यहां से आ जा सकती है, पारदर्शी होता है। और पारदर्शी होने के साथ साथ ये समांगी होता है, यानी एक जैसा होता है। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ और है कहीं कुछ और है, यानी समांगी भी होता है, पारदर्शी होता है। और क्या होता है, किसी कोण पर समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। जैसे ये क्या है, पृष्ठ है, ये इसके पृष्ठ है, और ये किसी न किसी कोण पर झुके हुए। जैसे ये दोनों पृष्ठ जो है इस कोण पर झुका है, और ये दोनों पृष्ठ जो है इस कोण पर झुके हुए हैं, और ये पृष्ठ जो है इस कोण पर झुके हैं। तो वही मैंने लिखा है कि ये जो समतल पृष्ठ होते हैं किसी न किसी कोण पर क्या होते हैं, ये झुके होते हैं। तो ये समतल पृष्ठ जो है इनको हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, याद रखिएगा, इन समतल पृष्ठों को क्या कहा जाता है, अपवर्तक पृष्ठ। और ये अपवर्तक पृष्ठ जो है इनके बीच जो कोण बन रहा है, चाहे ये देखें चाहे ये देखें चाहे ये देखें, जो भी दो अपवर्तक पृष्ठ जहां पर जिस कोण से झुके होते हैं दोनों अपवर्तक पृष्ठ, वहां पर कोण बनता है, उसी कोण को अपवर्तक कोण कहा जाता है। अपवर्तक कोण, इसको हम बोलते हैं अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। चूंकि प्रिज्म में है इसलिए इसको प्रिज्म कोण भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर कि जो प्रिज्म होता है वह समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, जो किसी कोण पर समतल पृष्ठों द्वारा घिरा होता है। किसी कोण पर समतल पृष्ठों द्वारा देखिए घिरा हुआ है,
और इन समतल पृष्ठों को क्या कहा जाता है? अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। और ये अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पर मतलब जिस कोण से झुके होते हैं उस कोण को अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। बात एकदम सिंपल सी है। तो प्रिज्म के बारे में हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म एक समांगी पारदर्शी माध्यम है जो समतल पृष्ठों द्वारा क्या होता है, किसी न किसी कोण पर, किसी न किसी एंगल पर क्या होता है, झुका होता है। तो वो जो समतल पृष्ठ होते हैं उनको अपवर्तक पृष्ठ कहा जाता है। और जिस कोण पर ये अपवर्तक पृष्ठ झुके होते हैं उसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण के नाम से जाना जाता है। ये तो प्रिज्म की एक डेफिनेशन हो गई कि प्रिज्म किसे कहते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जो हमारा टॉपिक है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ करते हैं कि एक प्रिज्म में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे टॉपिक को। चित्र अगर आप समझ गए तो एग्जाम में अगर आप यही चित्र बना देंगे तो आपको पूरा अंक मिलेगा। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हमें देखना है। तो सबसे पहले एक तो प्रिज्म बनाएंगे। अभी अभी आपने देखा था कि प्रिज्म जो होता है एक पारदर्शी माध्यम होता है और समांगी भी होता है। ये उसकी अपवर्तक पृष्ठ है और जो कोण है ये प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण होता है। जैसे जब क्या होता है कि प्रिज्म द्वारा हम प्रकाश को अपवर्तन कराना हम चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये प्रिज्म है और ये सब उसके अपवर्तक पृष्ठ हैं। मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण जो है आती है, वो आके यहाँ पर टकराती है, आपतित होती है। प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, कोई श्वेत प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो यहाँ पर जहां पर आपतित होती है तो आप जानते हैं कि जहां पर ये किरण आपतित हो रही है तो आपतित किरण को जिस बिंदु पर आपतित होती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। हमने आपको डिटेल बता रखा है कि आपतित किरण जिस सतह पर आकर मिलती है उस बिंदु को, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो ये किरण आई प्रकाश की किरण और यहाँ पर आके मिली तो इस बिंदु को आपतन बिंदु कहेंगे और इस किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित किरण है ये आपतित किरण है। और ये बिंदु जो है वो आपतन बिंदु है, आप याद रखेंगे, जहां पर आके मिल रही है। तो अब क्या होगा कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पर इस सतह से आपतित हो रही है यहाँ पर, तो आपतित होने के बाद क्या होती है, वो अपवर्तित होगी। भाई सतह से टकराकर वो अपवर्तित होगी। तो अपवर्तित होने का मतलब क्या होगा कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि आपतित किरण के साथ एक अभिलंब बनाएंगे। अर्थात ये जो सतह है इस सतह पर एक लंब खींचेंगे और वो लंब क्या होगा, इस सतह के बिल्कुल लंबवत होगा। तो लंबवत होने का मतलब सीधा सीधा जो आपका जाएगा वो इस तरीके का होगा कि मान लीजिए एक लंब हम खींच रहे हैं, ये ठीक है बच्चों। ये एक अभिलंब मैंने खींच दिया जो इस सतह पर यहाँ पर 90 अंश का कोण इधर भी और इधर भी बना रहा है। तो ये अभिलंब मैंने डाल दिया। आप देखेंगे कि आपतित किरण जो ये आ रही है और ये प्रिज्म के इस सतह से टकरा रही है। तो अगर देखा जाए तो इस किरण को सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए, इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए। भाई जैसे आ रही है तो बिल्कुल इसको सीधा निकलना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या होती है बच्चों की, जैसे मान लीजिए ये प्रिज्म है तो प्रिज्म के बाहर क्या है, हवा है। यहाँ मान लीजिए हवा है, यहाँ पर हवा माध्यम है। और प्रिज्म के जो प्रिज्म है आपका वो क्या है, कांच है। आप जान रहे हैं प्रिज्म क्या है, कांच है। तो आपको मैंने बताया है कि हवा और कांच अगर दोनों की तुलना किया जाए इसमें सघन कौन होगा, विरल कौन होगा। सघन का मतलब होता है जो ज्यादा जिसका घनत्व तो ज्यादा हो। तो हवा जो होता है ये विरल होगा। ये क्या होगा, विरल माध्यम कहा जाएगा। हवा जो होगा ये विरल माध्यम की तरह काम करेगा
और कांच जो होगा वो सघन माध्यम की तरह काम करेगा। इसको हम सघन माध्यम की तरह लिख सकते हैं। सघन, सघन और विरल जो होता है, दो माध्यम होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम। क्या लिख रहे हैं? सघन माध्यम, ये तो सघन माध्यम क्या है? कांच, और हवा क्या है? विरल माध्यम। तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अब यहां से क्या होगा? यहां पर टकराई, अब टकराने के बाद ये इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो क्या होती है कि वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये नियम होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वो क्या होता है कि सीधा न जाके अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पर अभिलंब क्या कहाँ है? ये है अभिलंब। तो सीधा नहीं जा रही है, बल्कि क्या हो रहा है? ये अभिलंब की ओर यानी इधर झुक जा रही है। ये कुछ इस तरीके से हो गई, ये यहां जाके टकराई, मतलब जो इधर जाना चाहिए था वो किधर घूम गई? इधर घूम गई। क्यों? क्योंकि माध्यम बदल रहा है। जब प्रकाश की किरण हवा से जब कांच में प्रवेश की, अर्थात प्रिज्म में प्रवेश की, तो हम कह सकते हैं कि हवा क्या था? विरल माध्यम था। अब कांच क्या है? प्रिज्म जो है वो सघन माध्यम है। तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाती है। इसको सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन सीधा न जाके इस कोण से क्या हो गया? ये झुक गई। किधर? अभिलंब की ओर। ये आपने अभिलंब खींचा है तो अभिलंब आपका है इधर इधर की ओर, मतलब घूम गई। फिर क्या होता है बच्चों? अब यहां पर आके अब ये किरण, आप इस किरण को आपतित किरण कहेंगे, ये अपवर्तित किरण है। क्योंकि ये आपतन बिंदु पर टकराने के बाद लौट रही है तो ये अपवर्तित किरण होगी। अब यहां पर क्या होगा? फिर आके टकराई, अब यहां से फिर किरण बाहर निकलेगी। अब इसका मतलब अब कांच से कहां निकल रही है? हवा में निकल रही है। तो आप कह सकते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में अब जाती। इधर क्या था? विरल माध्यम से सघन में गई, लेकिन जब प्रिज्म से बाहर निकलेगी प्रकाश की किरण, चूंकि ये पारदर्शी माध्यम है तो पारदर्शी है तो प्रकाश की किरण बाहर जाएगी। तो यहां जब कांच से अब जब ये बाहर निकलेगी तो क्या होगा कि सघन, कांच क्या है? सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से अब ये विरल माध्यम में हवा में जा रही है। तो यहां पर क्या होगा कि नियम होता है कि जब विरल से सघन में जाती है किरणें तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, और जब सघन से विरल में जाएंगी तो अभिलंब क्या होता? अभिलंब से दूर हो जाती हैं। याद रखें, आप याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर अभिलंब से, ये अभिलंब है तो सॉरी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। मैंने थोड़ा सा यहाँ रॉन्ग बोल दिया। मतलब जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वो क्या होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगा तो वो अभिलंब से क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती है। तो यहां पर मान लीजिए आग टकराई, अब यहां पर भी एक हम क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे इस परावर्तक सतह पर। इस परावर्तक सतह पर मान लीजिए अभिलंब जो है वो कुछ इस तरीके का होगा, 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक अभिलंब खींचा जा रहा है, ये अभिलंब हो गया। तो यहां पर जब टकराई तो क्या हो रहा है कि अब ये अभिलंब से दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब सघन से विरल में जा रहा है। इसको सीधा न जाके ऐसे इसको जाना चाहिए था, मतलब इसको ऐसे निकलना चाहिए, ये किरण ऐसे जाएगी, लेकिन ये इधर न जाके अब ये सघन से विरल में जा रही है, इसलिए इधर न जाके ये सीधा किधर मुड़ जा रही है? इधर की ओर मुड़ जा रही है, यानी अभिलंब से दूर हो जा रही है। इसको मिटा देते, इसका कोई मतलब नहीं। मैंने आपको बताया है कि मतलब ये किरण जो सीधा जाना चाहिए था, सीधा न जाके अभिलंब से दूर हो जा रही है। नियम आप लोग याद रखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहां पर अभिलंब क्या था? ये था, तो अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन जब सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो किरण निकल रही है इसको बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण, ये निर्गत किरण। और ये जो है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। ये अपवर्तित किरण है, यहां पर लिख दे रहे हैं अपवर्तित किरण। तो ये आप देख रहे हैं कि ये अपवर्तित किरण होती है। अगर मान लीजिए आप देखिए कि अगर इस निर्गत किरण को मान लीजिए
ऊपर ऐसे सीधा बढ़ाएं तो ये आपतित किरण को यहां पर देखिए कट कर रही है। ये आपतित किरण है ना सीधा, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। तो ये क्या कर रही है, यहां पर कट कर रही है और यहां पर एक कोण बन रहा है। ये देखिए ये कोण बन रहा है डेल्टा। क्या बन रहा है? डेल्टा कोण बन रहा है। तो इसकी जरूरत अभी हमको पड़ेगी कि ये डेल्टा कोण है। और यहां पर ये ध्यान दें, इसको भी थोड़ा सा अभिलंब को, अगर दोनों अभिलंब को बढ़ा दें तो ये यहां पर कट हो रहा है। अब यहां पर देखिए, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बन रहा है इसको आपतन कोण कहेंगे। और आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से लिखते हैं। तो ये आई हो गया। ऐसे ही यहां भी क्या है, ये भी कोण आई डैश, इसको मान लीजिए ये आई है, इसको आई, चूंकि वही चीज यहां पर भी आई डैश है। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? सॉरी, ये इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण और क्या अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। इसको हम आर लिखते हैं। ये आर है, स्मॉल आर। तो ये आर है, वही स्थिति यहां पर भी बन जाएगा, आर डैश कर लीजिए इसको। ठीक है, तो यहां पर दो तीन बातें आपको ध्यान देनी है। एक तो आपका यहां पर आपतन कोण बन रहा है आई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बन रहा है, और वही आपतन कोण यहां पर भी बन रहा है आई डैश। और ये क्या है? ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बन रहा है वो अपवर्तन कोण है। इसको हम आर से लिख दिए, यहां इसको, ये भी वही कोण है, इसको आर से लिख दिए, आर डैश से लिख दिए। और यहां पर आप देख रहे हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो क्या कहलाएगा? डेल्टा कहलाएगा। और इसके बारे में अभी हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पहले, सबसे पहले आप इतनी बातें समझ लें कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे हो रहा है। कि जब प्रकाश की किरण आ रही है, आपको इतना चित्र याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर टकराती है तो प्रिज्म चूंकि बाहर हवा है यानी विरल माध्यम है, तो टकराने के बाद सीधा न जाकर क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जा रही है। चूंकि विरल से सघन में जा रहा था, अभिलंब की ओर झुक गई, ये इधर हो गया। ठीक है, अब यहां जब पहुंचती, जब बाहर प्रकाश की किरण निकलती है तो अब सघन से विरल में जा रही, तो सघन से विरल का जाने का मतलब कि वो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर ये दूर होते हुए ये किरण निकल गई। जो किरण बाहर निकलती है उसको निर्गत किरण कहते हैं, और जो किरण आके टकरा रही उसको आपतित किरण कहेंगे। और आपतन के बाद, आपतित होने के बाद, आपतन बिंदु से मतलब अपवर्तित हो रही इस किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण कहेंगे। बातें हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो आप इस चित्र को बना के जैसे जैसे बनाए थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी सकते हैं कि जब आपतित किरण प्रिज्म पर टकराती, जैसे लिखे बोले हैं, जिस प्रकार से आपने बनाया उसी प्रकार से आप में गणित में रचना आप करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप इसको लिख देंगे कि प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, तो आपतित होने के बाद क्या होगी, वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अभिलंब की ओर झुकते हुए यहां पर आ जाती है इस आपतन बिंदु पर। अब यहां से फिर जब किरण बाहर निकलेगी तो अब सघन से विरल में जा रही है, कांच से हवा में जा रही है, तो वो अभिलंब से दूर हो जाती है। ये दो नियम आप लोग याद रखेंगे कि जब, अगर आप कहें तो हम इसको लिख दें, उसे मैं कई बार इसको बताया हूं कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। तो अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, यानी विरल से जब सघन में जाएंगी, जैसे हवा विरल है सघन में गया तो अभिलंब ये था, अभिलंब आप देख रहे हैं, तो ये सीधा न जाके अभिलंब की ओर झुक गई। दूसरी बात क्या है कि जब सघन से विरल में जाती है, जब प्रकाश की किरणें
किरणें सघन, अब सघन से विरल, सघन से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में जाती हैं, जाती हैं तो क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रहा है तो अभिलंब से दूर हो जा रही है, तो अभिलंब से, अभिलंब से दूर हो जाती हैं। आप याद रखेंगे ये दो बातें तो आप प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आसानी से करा देंगे कि भाई आपतित हुई, अभिलंब ये है तो अभिलंब की ओर झुक जा रही है, क्योंकि विरल से सघन में गया, और जब यहां पर गई तो यहां से अब कांच से हवा में जा रही थी, सघन से विरल में जा रही, तो इसी का उल्टा होगा, इधर तो अभिलंब की ओर झुकी थी, आइए क्या होगा, अभिलंब, अभिलंब ये है तो अभिलंब से दूर हो जा रही है। ये दोनों नियम के द्वारा हमने आपको बताया कि किस प्रकार से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, बातें समझ में आई आप लोगों को? चलिए इसको हम थोड़ा मिटाते हैं। अब यहां पर एक टॉपिक है विचलन कोण, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चित्र अभी नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि इस चित्र की जरूरत पड़ेगी। एक टॉपिक है विचलन कोण, विचलन कोण, ध्यान से देखें, इसी चित्र में पूछा जाता है जिसको डेल्टा से लिखते हैं, यह ये विचलन कोण है, यहां पर लिख देते हैं विचलन कोण। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखें इस चित्र को कि ये जो किरण आ रही है, इस किरण को क्या कह रहे हैं, आपतित किरण। ये आपतित किरण मैंने लिखा क्योंकि आपतित हो रही है, तो सीधा अगर जाए तो आपतित किरण है, और ये जो किरण आप देख रहे हैं निर्गत किरण है। तो ये कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बन रहा है यहां पर, अर्थात आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बन रहा है यहां पर ये विचलन कोण है। लेकिन आप ध्यान दें कि अब ये क्या हो रहा है कि विचलन क्यों कहा जा रहा है, यहां पर इस शब्द को आपको ध्यान देना है कि अब चूंकि किरण जो है यहां पर मान लीजिए सीधा जाना था, ये सीधा इसको ऐसे निकल जाना था, लेकिन ये क्या हो रहा है कि यहां से मुड़ जा, विचलित हो जा रही है, मतलब यहां सीधा न जाके ये कुछ कोण से यहां पर विचलित हो जा रही है, इसीलिए इसका नाम विचलन कोण कहा गया है, और विचलन कोण को हम डेल्टा से लिखते हैं। तो बातें एकदम स्पष्ट हो रही होंगी। तो क्या लिखेंगे कि ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण, ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है। इसे डेल्टा, याद रखेंगे ये डेल्टा का निशान है, इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो विचलन कोण आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये विचलन कोण चूंकि इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन ये विचलित होकर ऐसे लौट गई, निर्गत हो गई, तो विचलित हो रही है अर्थात अपने रास्ते से हट रही है। रास्ते से हटना ही विचलन कहलाता है। विचलन का मतलब कुछ है, जैसे हम जा रहे हैं, हमको जाना इधर चाहिए, घूम गए इधर, तो हम विचलित हो गए, अर्थात ये जो आपतित किरण आ रही है इसको ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये इधर न जाके कहां विचलित हो गई। तो जितने कोण से विचलित हुई है उसी कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहेंगे। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, विचलन कोण कहेंगे, और इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात को आप लोग नोट कर लें, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, अब इसके बाद बच्चों आता है आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ। इसको मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और एक अच्छा सा नोट्स बनाइए ताकि कोई दिक्कत ना आने पाए।
समस्या ना हो, जब आप अच्छे से नोट्स बना के लिखेंगे तो आपको परीक्षा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने पाएगी। तो आपका टॉपिक है आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ। आपतन कोण तथा विचलन कोण अभी बताए हैं। आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ, एक ग्राफ हम लोग बनाएंगे। ग्राफ आप जानते हैं, ग्राफ में दो एक्सिस होता है, दो अक्ष होता है, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है एक ग्राफ, हम बनाते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने ड्रा कर लिया, ठीक है। ये जीरो है, यहाँ पर जीरो इसका मूल बिंदु है। इस पे हम लिख देते हैं आपतन कोण। इस अक्ष पर आपतन कोण लिख देते हैं और इस एक्सिस पर हम लिख देते हैं विचलन कोण। विचलन कोण, क्योंकि हमें इन्हीं के बीच में ग्राफ खींचना है, ठीक है बच्चों, ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपतन कोण का भी कुछ मान लिख देंगे। मान लीजिए ये 10 डिग्री है, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे डिग्री बना ले। और विचलन कोण भी चूंकि डिग्री में ही होगा, चलिए इसको भी बना लेते हैं। मान लीजिए ये है आपका 10 डिग्री, यह है 20 डिग्री, बराबर बराबर लीजिएगा, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, ठीक है ना। ये अब अगर आपतन कोण और विचलन कोण के बीच अगर ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। आप ध्यान दें कि जब आपतन कोण और विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचा जाता है तो ये इस तरीके से होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए यहां से ये इस पर क्या प्रदर्शित है, आपतन कोण, और यहां पर क्या प्रदर्शित है, ऊपर विचलन कोण। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे क्या हो रहा है कि हम आपतन कोण का मान बढ़ रहा है, क्योंकि ग्राफ इधर जा रहा है। ये जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। आप समझ रहे होंगे कि यहां पर विचलन कोण देखिए 30 के लगभग करीब है, लेकिन जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जा रहे हैं, इस ग्राफ को थोड़ा और तिरछा कर ले, कुछ इस तरीके से ले ले, है? तो अब जैसे जैसे इधर बढ़, अब इधर इस ग्राफ में देखिए नीचे आने का मतलब हम कहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, यानी आपतन कोण का मान इधर बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम नीचे भी तो आ रहे हैं, अर्थात विचलन कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। तो एक पॉइंट यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आप लिख सकते हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जा रहा है, लेकिन एक निश्चित आपतन कोण पर, यहां पर एक निश्चित आपतन कोण है। मान लीजिए इसको अगर मान लीजिए एक हम लगभग 20-22 डिग्री, 20 से ज्यादा थोड़ा आ रहा है, 22-23 डिग्री के लगभग आ रहा है। तो इस जो है एक निश्चित आपतन कोण पर इसका एक वो भी होगा, क्या नाम, विचलन कोण भी तो होगा। आप देखिए, मतलब जैसे यहां से जब आपतन कोण का मान बढ़ता जा रहा है तो विचलन कोण का मान घटता जा रहा है, और एक ऐसी स्थिति आ रही है आपतन कोण का कि एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान एकदम न्यूनतम हो जा रहा है, सबसे कम हो जा रहा है। तो इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि एक निश्चित आपतन कोण पर क्या होता है, विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। एक पॉइंट आपको यहां पर नोट कर लेना चाहिए, यहां पर नोट कर लेते हैं कि एक निश्चित आपतन कोण के मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम का मतलब सबसे कम, भाई यहां पे सबसे कम है, विचलन कोण का मान न्यूनतम
प्राप्त होता है। बात आपके समझ में आ रही होगी कि एक निश्चित, भाई एक आप इस बात को भी लिख सकते हैं कि पहले तो आप चाहे इसको दूसरा पॉइंट कर ले, पहले पॉइंट में आप चाहे ये लिख ले कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है तो विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। लेकिन एक निश्चित आपतन कोण पर क्या होता है, विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इस बात को भी चाहे पॉइंट लिख ले, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता है वैसे क्या हो रहा है, विचलन कोण का मान घटता जाता है। चित्र से आप एकदम देख के स्पष्ट कर ले रहे होंगे कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान, चूंकि देखो ग्राफ धीरे धीरे इधर की ओर जा रहा है, तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ रहा है तो विचलन कोण का मान, चूंकि विचलन कोण नीचे आ रहा है, देखिए इधर विचलन कोण है, विचलन कोण घट रहा है, लेकिन एक निश्चित पॉइंट पर आकर, एक निश्चित आपतन कोण पर विचलन कोण का मान सबसे न्यूनतम प्राप्त होता है और यही न्यूनतम विचलन कोण को अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। यहां पर हम लिख लेते हैं, एक यहां पर जो मैंने लिखा है कि एक निश्चित आपतन कोण के मान पर विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होता है और इसी मान को क्या बोलते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्पतम विचलन कोण तो आपने बता दिया कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो बन रहा है वो विचलन कोण है, लेकिन अल्पतम विचलन कोण भी हमने आपको बताया कि अल्पतम विचलन कोण क्या है कि आपतन कोण के एक निश्चित मान पर विचलन कोण का मान सबसे कम प्राप्त होता है, सबसे न्यून प्राप्त होता है, उसी सबसे कम वाले विचलन कोण को क्या कहते हैं, अल्पतम माने छोटा विचलन कोण कहा जाता है। और इसे जो है, इसे डेल्टा यम, मिनिमम डेल्टा यम से लिखते हैं। तो आपने देखा कि आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच जो एक ग्राफ बना है उससे ये दो बातें निकल के आ रही हैं और उसी से आपका अल्पतम विचलन कोण भी आ रहा है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच ग्राफ प्रदर्शित करिए। तो ग्राफ आप देख रहे हैं, आप एक एक्सिस पर आपतन कोण दिखाए, दूसरे पर विचलन कोण, आपने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ से ही देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जा रहा है। एक निश्चित पॉइंट पर आकर फिर जो है विचलन कोण का मान बढ़ता जाता है। ध्यान दें कि यहां तक तो घट रहा है, लेकिन जैसे जैसे इधर बढ़ते जाएंगे तो क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपतन कोण बढ़ रहा है वैसे वैसे विचलन कोण भी बढ़ रहा है। मतलब यहां तक आके वो यहां तक घटता है और घटने के बाद फिर बढ़ने लगता है विचलन कोण। तो इस बात को आप याद रखेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। चलिए अब देखिए एक चीज और इसी में जान लें। जैसे ये आपने देखा अल्पतम विचलन, आपने देखा ये आपका अल्पतम विचलन आपने देख लिया, ये अब अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या होता है, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या कंडीशन हो रहा है इसको हम जरा देखेंगे। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में पहली बात क्या होती है कि जो विचलन कोण होता है वो अल्पतम विचलन कोण के बराबर होता है, अर्थात डेल्टा का मान जो होता है डेल्टा यम के बराबर। डेल्टा क्या है, विचलन कोण, और डेल्टा यम क्या है, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण की जब स्थिति आती है तो दोनों मान क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात देखें, दूसरी बात क्या होता है कि यहां पर जो
ये आपका अल्पतम विचलन की स्थिति जो होती है, अल्पतम विचलन की स्थिति में जो होता है वो आपतन कोण जो होता है, जो आपने बताया अभी देखा था कि आपतन कोण आई, अभी देखा था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है उसको आपतन कोण कहते हैं। एक तरफ आई बना था, एक तरफ आई डैश, तो कोण आई बराबर कोण आई डैश हो जाता है। कब? अल्पतम विचलन की स्थिति में। अभी जो चित्र बनाए थे प्रिज्म वाला उसमें आई और आई डैश हमने दिखाया था, आप उसको देख लीजिएगा कि कहां पर आई है और कहां आई डैश है। तीसरी स्थिति क्या होती है बच्चों कि जो कोण आर बराबर कोण आर डैश होता है, ये भी बनाए थे आप चित्र में पलट के, क्योंकि हमने मिटा दिया है, आप उसको देखिएगा कि कोण आर और कोण आर डैश बराबर होता है। एक चौथी स्थिति भी आती है कि आपको मैंने बताया था जैसे ये प्रिज्म है, आप ये इस तरीके से, जैसे ये आया ये गया, इस तरीके से निर्गत हो गई। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, निर्गत किरण है। तो ये जो अपवर्तित किरण है ये क्या है, इस प्रिज्म के आधार के लगभग समांतर होती है, इस बात को हमें लिखना है। और इस बात को हम नोट करेंगे कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार आप देख रहे हैं ये वाला, यानी अपवर्तित किरण ये है और प्रिज्म का आधार, ये दोनों क्या है, समांतर हैं। अपवर्तित किरण तथा प्रिज्म का आधार समांतर होते हैं। ये चार स्थितियां आप लोग याद रखेंगे। कब? अल्पतम विचलन की स्थिति में चार स्थिति आती है। पहली तो डेल्टा का मान डेल्टा एम के बराबर, अर्थात विचलन कोण का मान अल्पतम विचलन के बराबर। ये आपतन कोण है, आपतन कोण का मान, ये भी आपतन कोण है क्योंकि दोनों तरफ बन रहा था, तो आई का मान आई डैश के बराबर। ये अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान दोनों अपवर्तन कोण बराबर हो जाएगा, इधर का भी उधर का भी। और अपवर्तित किरण, ये जो बीच जो कांच के अंदर, जो प्रिज्म के अंदर जो अंदर केवल गई है उसको अपवर्तित किरण कहेंगे। और प्रिज्म का आधार दोनों क्या होता है, समानांतर होता है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे अल्पतम विचलन की स्थिति में। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिटा दें। आइए अब एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है, वो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अब हम लोग पढ़ेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। बातें हमको लगता है आप लोग समझ रहे होंगे पूरी बात कि किस प्रकार से वर्ण विक्षेपण होता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण, ये टॉपिक देखना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है बंट जाना, यानी रंगों में बंट जाना। जो प्रकाश की किरण है, जैसे श्वेत प्रकाश जो आती है, सूर्य से जो प्रकाश आ रही है उसको हम श्वेत प्रकाश कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो जब प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से टकराती, तो टकराने के बाद क्या होता है कि उनका वर्ण विक्षेपण हो जाता है। कहने का मतलब कि वो जो श्वेत प्रकाश है, जो हमें सफेद रंग की दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें 7 रंग आपस में मिले होते हैं। जो आपका ये श्वेत प्रकाश आ रहा है, जो सूर्य से किरणें आ रही हैं, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। ये ऐसे हमको दिखता नहीं है सातों रंग, ये जब प्रिज्म से होकर गुजरता है। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे कि जब प्रिज्म से किसी प्रकाश को जब आप देखेंगे गुजरेगा, तो आप देखेंगे कि जब निकलती है तो ये 7 रंग की पट्टियां बन जाती हैं। आप इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देखेंगे, बरसात के मौसम में आकाश में जो इंद्रधनुष बन जाता है, वो क्या है, कहीं न कहीं प्रकाश की किरणों का क्या हो रहा है, वहां पर अपवर्तन हो रहा है। और अपवर्तन के पश्चात वो प्रकाश की जो किरणें हैं, जो सफेद दिखाई श्वेत प्रकाश के रूप में है, वो 7 रंगों में बढ़ जाता है। तो प्रकाश की श्वेत किरणों का 7 रंगों में बट जाना ही क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस बात को हम लोग लिख लेते हैं कि जब श्वेत प्रकाश का मतलब सफेद रंग का, वो जो सूरज का प्रकाश आता है वो श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म
से होकर गुजरती है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो वह 7 अलग अलग रंगों में या रंगों में विभाजित हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण का मतलब रंग, विक्षेपण का मतलब बंट जाना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से जब गुजरना होता है तो वो श्वेत प्रकाश जो सफेद रंग का होता है, जैसे ही प्रिज्म से होकर निकलता है 7 रंगों में बंट जाता है। तो श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंट जाना ही क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसको हम आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए ये प्रिज्म है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए प्रिज्म है, कोई श्वेत प्रकाश की किरण मान लीजिए ये आई, आपतित हुई। ये श्वेत प्रकाश है, यहां पर हम लिख देते हैं श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश की किरण आई, प्रिज्म से टकराई, तो ये आपतन बिंदु है। यहां पर टकराने के बाद क्या होता है कि इसका अगर एक अभिलंब बना लें, तो अभिलंब तो मान लीजिए इस तरीके से बनेगा। अभिलंब है, तो क्या हो रहा है? प्रकाश की किरण आई और ये प्रिज्म से टकराई, यानी विरल से सघन में जा रही है। तो क्या हो रहा है कि अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब की ओर झुकने का मतलब है कि ये श्वेत प्रकाश क्या हो रहा है कि इसको सीधा निकल जाना चाहिए था, ऐसे इसको सीधा निकल जाना चाहिए था। भाई आ रही तो सीधा निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो सीधा नहीं निकलेगी, बल्कि अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगा। भी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है। तो झुकने का मतलब है झुकेगी ही नहीं, बल्कि 7 रंगों में बंट जाती है। अर्थात मान लीजिए ये इधर की ओर झुकी, तो ये मान लो 1 और यहीं से निकलेगा 2, 3, 4, ये तिरछी हो जा रही है, आप लोग पटरी से खींचिएगा। 4, 5, 6, 7, ध्यान दीजिएगा, ये हमारी तिरछी हो रही है। आप पटरी से ये भी खींचिएगा श्वेत प्रकाश, और ये जो निकालिएगा एक ही पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग पॉइंट से नहीं निकल रही है। यहां जब श्वेत प्रकाश आई तो प्रिज्म से जैसे टकराई तो ये सीधे न जाकर 7 रंगों में बंटती चली गई, यानी एक ये आपका 7 रंग अलग अलग यहां पर स्पष्ट हो रहा है। अब ये चूंकि प्रिज्म के अंदर है नहीं दिखाई पड़ेगा, अब ये बाहर भी निकलेंगी, तो यहां पर आके मान लीजिए टकरा गई। अब यहां पर जब आ गई प्रकाश की किरणें, अब सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से विरल में जाने का मतलब क्या होगा? ये अभिलंब से, अब जैसे इसका अभिलंब क्या होगा? ये होगा। इसका अभिलंब क्या होगा? ये होगा। इसका अभिलंब क्या होगा? ये होगा। ऐसे सबका अभिलंब होगा। भाई आपतन बिंदु है तो अभिलंब तो सबका होगा ना। कुछ इस तरीके से अभिलंब बन रहा है। अब यहां पर मान लीजिए कि हम पट्टी लगा देते हैं चादर की, कि किरण जब पड़े तो समझ में आए। ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो रहा है, यहां से जब आई तो ये किरण पहले ऊपर से लेते हैं, ऊपर से जब आई तो ये अभिलंब की ओर क्या अभिलंब से दूर होंगी। तो अभिलंब से दूर होने का मतलब ये कुछ इस तरीके से यहां पर गई, ये भी थोड़ा मुड़ गई, अभिलंब से दूर हो गई, ये भी किरण अभिलंब से दूर हो गई, ये भी किरण अभिलंब से दूर हो गई, ये भी दूर हो गई, अभिलंब से सब दूर हो रही हैं। नियम सब वही है। ये 7 किरणें जो है ये हमारा लगभग सीधा बन जा रहा है। आप सीधा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल मुड़ जाएंगी, अर्थात ये मुड़ के आएंगी, कुछ इस तरीके से बनेगी। ये बिल्कुल जब पटरी से आप खींचेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ये सारी किरणें इसे मुड़ के आती हैं, अविलंब से दूर होती हुई आएंगी। ये इस तरीके से कई रंग है, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 रंग में देखिए अलग अलग, यहां पर V I B G Y O R विबग्योर आप याद रखिएगा। V का मतलब होता है यहां पर बैगनी, V का मतलब क्या होगा, बैगनी रंग, बैगनी। इंडिगो है जामुनी रंग का, जामुन कलर का, जामुनी। अब B का मतलब ब्लू यानी नीला, G का मतलब ग्रीन यानी हरा, Y का मतलब येलो यानी पीला, O का मतलब ऑरेंज यानी संतरे कलर का, नारंगी कलर का, नारंगी, और R का मतलब लाल यानी रेड। आप देख रहे हैं V I B G Y O R विबग्योर आप याद रखेंगे। कई बार कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि जब प्रकाश की किरणें निकलती हैं, जब किसी प्रिज्म से टकराती हैं, तो वो श्वेत प्रकाश कई रंग में बढ़ जा रहा है, 7 रंगों में बढ़ जाता है। और यही 7 रंग आप देख रहे हैं कि पट्टियों के रूप में दिखाई पड़ती है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है इंद्रधनुष। जब आप बरसात के मौसम में देखते हैं तो 7 रंग ऐसे अलग अलग दिखाई देते हैं। आप ये क्रम याद रखेंगे, VI BG YO R विबग्योर। और B का मतलब बैगनी, I का मतलब जामुनी, B का मतलब नीला, और G का मतलब हरा यानी ग्रीन, Y का मतलब येलो यानी पीला, O का मतलब ऑरेंज यानी नारंगी, R का मतलब रेड यानी लाल कलर में। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रकाश का क्या हो जा रहा है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है। श्वेत प्रकाश अलग अलग 7 रंगों में बट जा रही है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ये आप चित्र अच्छे से बना लीजिएगा, इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट बच्चों ले लीजिए, और एग्जाम में जब पूछा जाए तो आप चित्र सहित अच्छे ढंग से लिख दें, आपको पूरा मार्क मिलेगा। आशा करते हैं कि ये दोनों टॉपिक आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए और अपने लोगों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आगे भी आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।